नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईएन अंत में। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर मुगल्स के ऊपर। तो लेटर मुगल्स में हम उन बादशाहों की बात करते हैं जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बादशाह बने थे, मुगल एम्पायर में एम्परर बने थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुअज्जम की। तो इनका समय आप देख रहे हैं 1707 में ये बने और 1712 तक इनने राज किया। इनको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब के ये सबसे बड़े बेटे थे। He made peace with the Marathas, Rajput, छत्रसाल एंड द जाट चीफ चूरामन। और छत्रसाल जो थे वो बुंदेलों के चीफ थे। और जाट किंग चूरामन ने इनकी काफी मदद करी थी जब मुअज्जम जो थे ये बंदा बहादुर से लड़ाई कर रहे थे। बंदा बहादुर जो सिखों की तरफ से लड़ रहे थे। और इनको शैडो गुरु भी बोला जाता है क्योंकि जब 10वें गुरु की मृत्यु हो गई गुरु गोविंद सिंह की, तो उसके बाद कोई गुरु नहीं बने। ठीक है, उसके बाद जो सिखों की कमांड संभाल रहे थे, युद्ध वगैरह पूरा कर रहे थे, वो थे बंदा बहादुर। तो ये सिखों की तरफ से लड़ रहे थे। इन्हीं के समय में एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे खफी खान नाम के। तो इन्होंने मुगल बादशाह मुअज्जम को एक टाइटल दिया शाह ए बेखबर नाम से। तो शाह ए बेखबर मतलब इनको किसी चीज की खबर नहीं रहती थी, इसलिए इनको बोल दिया शाह ए बेखबर। आगे देखते हैं मुअज्जम के बाद जो बादशाह बनते हैं वो थे जहंदर शाह। 1712 से लेकर 1713 के बीच में 1 साल तक इनका रूल रहा। और ये सबसे पहले ऐसे मुगल एम्परर थे जिनने हेल्प ली थी एक नोबल की। इनके एक सामंत की इनने मदद ली थी जिसका नाम था जुल्फिकार खान। इन्हीं की हेल्प से ये क्या बने, बादशाह बनते हैं। लेटर जुल्फिकार खान बिकेम द वजीर प्राइम मिनिस्टर एंड इशूड इजारा सिस्टम। अच्छा, वजीर जो था वो मुगल एम्परर के बाद सबसे बड़ी पोस्ट होती थी पूरे मुगल एम्पायर में। तो मुगलों के बीच में बादशाह के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चलेगी तो वो होता था वजीर। तो वजीर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी मुगलों के बीच में। और वजीर को हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये बने थे जुल्फिकार खान। इन्होंने इजारा सिस्टम को इश्यू किया। इजारा सिस्टम इन विच द टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर। दिस इम्प्रूव द रेवेन्यू। और इसके कारण रेवेन्यू सिस्टम काफी इंप्रूव हो गया जहंदर शाह के समय में। और इसके बाद बताते हैं कि जहंदर शाह ने एक अंबेर के राजा थे जय सिंह, अंबेर मतलब आज का हमारा जयपुर, इनको मिर्जा राजा सवई की उपाधि दी। मतलब मिर्जा राजा सवई का टाइटल इनको दिया। मिर्जा का मतलब होता है हाई क्लास नोबल। और सवई लिटरली मींस अ क्वार्टर ओवर वन इन स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस। मतलब एक आम आदमी से ये ज्यादा स्ट्रेंथ में भी ज्यादा होंगे और इंटेलिजेंस में भी ज्यादा होंगे। सवई का ये मतलब यहाँ पे निकल के आता है। मतलब एक आम आदमी की पावर आप मान लीजिए 1 है तो इनकी पावर होगी 1+1/4। एक आम आदमी की इंटेलिजेंस 1 है तो इनकी जो इंटेलिजेंस होगी वो हो जाएगी 1+1/4। तो ऐसा इनको बोला और टाइटल दिया मिर्जा राजा सवई का, जय सिंह ऑफ अंबेर जो कि जयपुर है। आगे देखते हैं। इसके बाद बादशाह बनते हैं फारूक शियार। फारूक शियार जो थे 1713 से 1719 के बीच में इनका शासन था। और इन्होंने हेल्प ली थी सैयद ब्रदर्स की। और सैयद ब्रदर्स जिनको किंग मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये जो दो भाई थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, है ना, इनको सैयद ब्रदर्स बोलते थे, किंग मेकर्स। ये राजा बनाया करते थे, बादशाह बनाया करते थे। तो सबसे पहली बार फारूक शियार इन्हीं की हेल्प से मुगल बादशाह बनते हैं जहंदर शाह को मारने के बाद। ठीक है, जिसमें इनकी हेल्प करी थी सैयद ब्रदर्स ने। अब्दुल्ला खान उसके बाद वजीर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं मुगल एम्पायर के। और हुसैन अली खान, सैयद ब्रदर्स में जो दूसरे भाई थे हुसैन अली खान, इनको मीर बख्शी बना दिया जाता है। मीर बख्शी मुगल एम्पायर में काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी क्योंकि मीर बख्शी वॉज इन चार्ज ऑफ मिलिट्री पे एंड अकाउंट्स ऑफिस। मिलिट्री की पूरी पेमेंट वगैरह करने का जो अधिकार था लोगों को, वो भी मीर बख्शी का होता था। अकाउंट्स ऑफिस संभालने का मिलिट्री के, वो मीर बख्शी की जिम्मेदारी होती थी। तो मीर बख्शी को बहुत एक इंपॉर्टेंट पोस्ट माना गया था मुगल एम्पायर में। और वजीर तो आप जानते ही हैं कि मुगल बादशाह के बाद सबसे ताकतवर कौन होगा मुगल एम्पायर में, वजीर होगा। वजीर मतलब मुगल एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर। 1717 में फारूक शियार को कोई बीमारी हो गई थी, वो सही नहीं हो पा रहे थे, तो एक अंग्रेजों के डॉक्टर थे हैमिल्टन नाम के। सो द इंग्लिश डॉक्टर हैमिल्टन क्योर्ड फारूक शियार। और फारूक शियार काफी प्रसन्न हो जाते हैं, इनसे काफी खुश हो जाते हैं। और ही मेड बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ड्यूटी फ्री। उस समय बंगाल बिहार और उड़ीसा के आसपास अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, व्यापार वगैरह कर रहे थे। तो इनके लिए इन लोगों ने बंगाल बिहार और उड़ीसा को ड्यूटी फ्री कर दिया। मतलब अंग्रेज बिना टैक्स दिए वहां पे ट्रेड कर सकते थे। तो काफी बड़ा इनका ये डिसीजन था और इसी के कारण तो अंग्रेज और मजबूत होते चले गए। बंदा बहादुर को फारूक शियार ने मार दिया। मतलब फारूक शियार के समय में बंदा बहादुर को मार दिया जाता है। बंदा बहादुर जो हमारे सिखों के चीफ थे, जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके बाद बंदा बहादुर ने सिखों की कमांड संभाली और मुगल एम्पायर के खिलाफ आवाज उठाई और इनसे लड़ाई स्टार्ट कर दी।
सैयद ब्रदर्स ने लेकिन फिर फारूक शियार को मार दिया 1719 में। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज हमको यहाँ ये ध्यान में रखनी है कि लेटर मुगल्स में जनरली जो बादशाह बनते थे वो बादशाह एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि कठपुतली की तरह ही थे, क्योंकि यहाँ पे जो नोबल्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। जैसे कि जो सैयद ब्रदर्स थे ये भी नोबल्स थे। अब जब फारूक शियार को बादशाह बना दिया गया तो सैयद ब्रदर्स उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। फारूक शियार ने सोचा कि वो सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दे, लेकिन सैयद ब्रदर्स को पता चल गया, उन्होंने फारूक शियार को ही मार दिया और फारूक शियार के बाद एक नया बादशाह बना दिया। उसके बारे में देखते हैं। तो फारूक शाह के बाद बादशाह बनते हैं रफी उद दरजत। 1719 में सिर्फ 3 महीने तक राज कर पाए थे, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको भी किसने बादशाह बनाया? सैयद ब्रदर्स ने बादशाह बनाया। सैयद ब्रदर्स ने काफी सारे बादशाह बनाए, कुल 4 बादशाह बनाते हैं, इसलिए इनको किंग मेकर्स के नाम से फेमस कर दिया गया आगे। पहले बनाया फारूक शाह को मार दिया, फिर बनाते हैं रफी उद दरजत को। रफी उद दरजत के बाद जो बादशाह बने वो थे रफी उद दौला 1719 में, और इनको भी सैयद ब्रदर्स ने ही बादशाह बनाया। और रफी उद दौला को ही शाहजहां टू के नाम से जानते हैं, शाहजहां द्वितीय के नाम से जानते हैं, लेकिन ये भी कुछ समय के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। अब जो 14 और आखिरी राजा बनाने वाले थे सैयद ब्रदर्स, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उनके बारे में देखते हैं। तो सैयद ब्रदर्स चौथी बार आप बादशाह बनाएंगे मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इनका शासन रहा, और ये काफी पावरफुल थे। इनके पहले के जो बादशाह थे उनसे तो काफी पावरफुल ही थे, तभी तो इतने समय तक रूल भी कर पाए। रंगीला इनको एक उपाधि दी गई, इनको एक टाइटल दिया गया, ऑल्सो नोन एज रंगीला, क्योंकि इनको बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने की बड़ी इनको आदत थी। मतलब बहुत इनको ऐशो आराम की बहुत आदत थी, तो इनको रंगीला भी बोला जाता था। काफी रंगीले इनके शौक थे। तो मोहम्मद शाह को हम लोग बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला इनका टाइटल था। रंगीला ने सैयद ब्रदर्स को फाइनली मार दिया आसफ जहां की हेल्प से। आसफ जहां को निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। निजामुल उल मुल्क जो आसफ जहा का एक टाइटल था। तो आसफ जहा ने जब मदद करी रंगीला की सैयद ब्रदर्स को मरवाने में, क्योंकि सैयद ब्रदर्स क्या करते थे, बादशाह तो बना देते थे, लेकिन बादशाह की तो पूरी ताकत थी, वो तो इनके अंडर में ही रहती थी, मतलब बादशाह को कंट्रोल करने की इनकी आदत थी। मोहम्मद शाह रंगीला को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फारूक शाह को भी पसंद नहीं आया था, लेकिन फारूक शाह कामयाब नहीं हो पाया सैयद ब्रदर्स को मारने में। तो मोहम्मद शाह आसफ जहा की मदद लेकर सैयद ब्रदर्स को मार देता है, ताकि शांति से अपने मन मुताबिक मुगल शासन को चला पाए। लेकिन आसफ जहा जो निजामुल मुल्क था, जिसको वजीर बना दिया गया था बाद में पूरे मुगल एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर, इसने काफी कोशिश करी कि जो बहुत बैड एडमिनिस्ट्रेशन था एम्पायर का, मतलब काफी करप्शन वगैरह था, कोई ढंग से कोई काम नहीं होता था, उसको सुधारने की बहुत कोशिश करी गई, तो उल्टा सब इस पे ही टूट पड़े। ठीक है, तो इसने फाइनली तंग आकर वजीर का ऑफिस छोड़ दिया। बाद में कुछ समय के बाद आसफ जहां ने इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित करी हैदराबाद नाम से। तो हैदराबाद की स्थापना, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय आसफ जहां, और फिर ये वहां का निजाम बन गया। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में पहली बार हमला करता है पर्शियन रूलर नादिर शाह। ठीक है, पर्शिया का ये रूलर था नादिर शाह, ये अटैक करता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और हमारे भारत देश में उस समय तक जो था पीकॉक थ्रोन, ठीक है, पीकॉक थ्रोन में क्या जड़ा हुआ था? कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तो पहली बार नादिर शाह पर्शियन रूलर पीकॉक थ्रोन के साथ, जिसमें कोहिनूर डायमंड भी जड़ा हुआ था, उसको लेके भारत से चला जाता है, और इस तरीके से भारत से छीन लिया गया हमारा कोहिनूर डायमंड। 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था, तो नादिर शाह मुगलों को हरा देता है। उसके बाद 2 महीने के लिए नादिर शाह दिल्ली में बादशाह बनकर भी रहा था, मतलब ऐसा बोलते हैं। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो बादशाह बना वो था अहमद शाह। 1748 से 1754 के बीच में बादशाह बनता है। इसके समय में कहते हैं अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत में हमला किया, मतलब पहली बार हमला किया, और इसी के बीच में 2 बार हमला कर चुका था 1749 और 1752 में। और मुगल एम्परर अहमद शाह दिल्ली को बचाने, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी थी, तो दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली को बर्बादी से बचाने के लिए, अहमद शाह अब्दाली की बर्बादी से बचाने के लिए पंजाब और मुल्तान को अब्दाली के हवाले कर दिया। अहमद शाह के बाद जो बादशाह बने वो थे आलमगिरी द्वितीय, आलमगिरी टू या आलमगीर टू। 1754 से 1758 4 साल के बादशाह थे। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली फिर से आता है, भारत को लूटता है, दिल्ली को लूटता है, 1757 में वापस चला जाता है। आलमगीर के समय में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। तो आलमगीर में यही हमको याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली फिर से आकर दिल्ली को लूट लेता है, और आलमगीर के समय में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है 1757 में। आलमगीर टू के बाद आते हैं शाहजहां तृतीय, शाहजहां
3, है ना। इनके रूल में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो बस हमको सिर्फ याद रखना है कि शाहजहां थर्ड, आलमगीर 2 के बाद आए। अब बनते हैं बादशाह मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम टू थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो तीसरा बैटल लड़ा गया था पानीपत का 1761 में, 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था, पराजित कर दिया था, इसलिए शाह आलम के बारे में थोड़ा हमको ये ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत के समय में मुगल एम्परर कौन था, तो बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय में 1761 में मुगल एम्परर थे शाह आलम टू। और बैटल ऑफ बक्सर भी इन्हीं के समय में हुआ होता है, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ। रॉयल फरमान जो अंग्रेजों को दिया था, जिसमें अंग्रेजों को दीवानी दे दी थी, दीवानी मतलब पावर फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब इन्हीं को पूरा हक दे दिया था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए, बंगाल का भी, बिहार का भी और उड़ीसा का भी। तो वो शाह आलम द्वितीय का एक बहुत खतरनाक फैसला था, अंग्रेजों को दीवानी दे दी गई बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। अब पूरा जो टैक्स कलेक्शन होगा वो किसके अंडर में होगा, अंग्रेजों के अंडर में होगा, पूरा पैसा अंग्रेजों के पास जाएगा। शाह आलम द्वितीय के बाद बादशाह बनते हैं अकबर टू, अकबर द्वितीय भी बोलते हैं, अकबर शाह भी बोलते हैं इनको, 1806 से 1837 के बीच में बने, ठीक है, अच्छा शासन किया। इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है कि ये वही अकबर हैं, ये वही अकबर द्वितीय हैं जिसने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, और वो आगे जाके राजा राम मोहन रॉय के नाम से बड़े फेमस हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फाइनली अब हम लोग देखने वाले हैं आखिरी मुगल बादशाह, आखिरी मुगल एम्परर के बारे में, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। जफर इनका सरनेम था, है ना, और ये बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाने जाते थे, तो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 के बीच तक ये रूल करते हैं, लास्ट मुगल एम्परर थे। रिवॉल्ट जब हुआ था 1857 की, जब क्रांति हुई थी, तो ये एक लीडर थे उसमें, इन्हीं के लीडरशिप में ये 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग होती है। लेकिन अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और इनको रंगून भेज दिया, जो कि उस समय अंग्रेजों के अंडर में ही आ चुका था, और रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका जो मकबरा है वो भी रंगून में ही है। आखिरी इनकी ये भी इच्छा थी कि इनका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया जाए, भारत में ही बनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको ये परमिशन ही नहीं दी, और इनका मकबरा रंगून में ही बना दिया गया। तो इस तरीके से फाइनली एंड होता है मुगल एम्पायर का, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। और ये थे लेटर मुगल्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए टेक केयर।